मेरे प्यारे भैया बहन, आज हम कक्षा अष्टम विषय इतिहास क्लास तीसरा पाठ 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन याद रखने योग्य नए शब्द के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। इस पाठ में कुछ ऐसे शब्द है जिनको जानेंगे तो हमको यह पाठ समझ में आएगा। जैसे पहला शब्द है निज खेती। निज खेती अंग्रेजों के द्वारा भारत में कुछ ज़मीनों को खरीदकर या जमींदारों से वह लीज पर लेकर के वह नील की खेती जो कराता था उसको निज खेती कहते हैं। दूसरा शब्द है गुमास्ता। वो अंग्रेजों के जो एजेंट हुआ करते थे, कर देने और कर सुनने का काम जो अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त व्यक्ति किया करते थे उसको गुमास्ता कहा जाता है। वह अंग्रेजों के ही एजेंट थे और उन्हीं के काम वह करते थे, जो किसान को कर देना और उससे कर सुनना, विभिन्न प्रकार के सुविधाओं के माध्यम से वो अंग्रेजों को व्यवस्थित सुविधा पहुंचाने का कार्य वह एजेंट करते थे। इसके बाद है महलवाड़ी। महलवाड़ी समाज के माध्यमों से यह कर सुनने की जो प्रक्रिया थी, मुख्य रूप से समुदाय इकाई है जो यह कर को वसूल करके अंग्रेजों की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का कार्य किया गया था। यह महलवाड़ी व्यवस्था है। इसके बाद है इजरदारी। इजरदारी का मतलब अधिकतम बोली लगाने वाले को वोट दी जाती थी। जो व्यक्ति अधिक से अधिक बोली लगाते वह उस जमीन का स्वामी होता और वह अपने माध्यम से वह उस जमीन को अन्य किसानों में बांटते थे और उसको हम इजरदारी व्यवस्था कहते हैं। यह अंग्रेजों के एक सिस्टम था, तरीका था जिस माध्यम से वह अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके, इसलिए यह इजरदारी सिस्टम था। इसके बाद है जैसे कृषि का वाणिज्यकरण। मुख्य रूप से यह कृषि जो है अंग्रेजों के फैक्ट्रियों के अनुकूल उत्पन्न हो और अंग्रेज चाहते थे कि मेरे लिए उन कच्चे मालों की आवश्यकता है जो मेरे फैक्ट्रियों को चला सके। इसलिए भारतीय किसानों के द्वारा जो खेती की जाती थी जीवन यापन के, उसको बंद करा करके और अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सके, इस प्रकार के फसल को उगाने के लिए किसानों को बाध्य करना, यह वाणिज्यिक फसल कृषि था, जिसमें नील की खेती, कपास की खेती, जूट की खेती, कॉफ़ी की खेती, चाय की खेती इत्यादि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय किसानों से कराए जाते थे। ऐसी व्यवस्था को कृषि का वाणिज्यकरण कहा गया है। उसके बाद का शब्द है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी या काश्तकार तब तक भूमि का स्वामी बना रहता जब तक वो निर्धारित पूरी राशि से जमा करता। इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में यह किसान को एक व्यवस्था सुविधा दी गई कि आप जब तक इस भूमि का स्वामी बनना है बने रहिए, लेकिन यह निर्धारित जो टैक्स है, कर है, यह देते रहिए। इसलिए इसमें मुख्य रूप से यह बात आती है कि भूमि का स्वामी बना रहना और उसको टैक्स देते रहना, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। इसके बाद है अनुपस्थित भूस्वामी। कुछ ऐसे किसान हुआ करते थे कि जमीन का स्वामी तो थे ही, लेकिन अपनी जमीन को किसी और को कृषि कार्य के लिए देते और अपने शहर में रहा करते ऐशो आराम से, और उसका जो उसका मुआवजा था वो फसल उगने के बाद, फसल तैयार होने के बाद उस किसान को मिल जाता। ऐसी बात नहीं कि ऐसी व्यवस्था पहले थी, आज भी ऐसी व्यवस्था है। बड़े बड़े जो जमींदार हैं जो अपने हाथों से खेती नहीं करते, छोटे सामान्य स्तर के किसानों को अपनी जमीन को देते खेती करने के लिए, और जब फसल तैयार होता है तो उसका मुआवजा, उसका रिटर्निंग वह जो किसान खेती करते हैं वह दे देते हैं, या तो पहुंचा देते हैं या जब फसल तैयार होता है तो भूस्वामी आकर ले जाते हैं। ऐसी व्यवस्था जो है वह अनुपस्थित भूस्वामी के लिए थी, और जो शहर में रहा करते थे और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी अपनी जमीन थी और सामान्य स्तर के, साधारण स्तर के किसान उसको खेती करके उनको उचित समय पर उनकी मुआवजा को दिया करते थे। ये ऐसे किसान अनुपस्थित भूस्वामी कहते हैं। मेरे प्यारे भैया बहन, अब तो इसके याद रखने योग्य नए शब्द को मैंने पढ़ा और हम लोगों को इसको पढ़ करके ये बात समझनी चाहिए
ये सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजों के द्वारा क्यों की गई थी। पाठ 1 और 2 में हम लोग यह पढ़े हैं कि भारतीय किसान बहुत परेशान थे और भारत में जो व्यापार करने के लिए अंग्रेज आया उसका एक ही मकसद था, अधिक से अधिक पैसा कमाना। व्यापार तो एक माध्यम था, लेकिन उनके अंदर आंतरिक एक लालच आया छुपा हुआ था कि यहाँ की शासन व्यवस्था में भी वह दखलंदाजी देना चाहता था, अपने धर्म को भी प्रचार प्रसार करना चाहता था और अधिक से अधिक पैसा किन किन माध्यमों से कमाया जा सके वह तरकीब अपनाकर भिन्न भिन्न प्रकार के तौर तरीके, वह रैयतवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था, इजारदारी व्यवस्था, बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या भिन्न भिन्न प्रकार के इन व्यवस्थाओं को लागू करने का मूल मकसद यह था कि जिन व्यवस्थाओं के माध्यम से, जिन तौर तरीकों के माध्यम से अधिक पैसा कमाया जा सके वैसी व्यवस्था यहाँ पर लागू किया जाए और अधिक से अधिक कर के रूप में, टैक्स के रूप में अंग्रेज भारतीय किसानों से वसूल किया जाए। इसलिए यह सारी व्यवस्था भारतीय किसानों के ऊपर थोप करके, भारतीय किसानों के ऊपर लाद करके अधिक से अधिक कर कमाने का एक तरकीब था, एक व्यवस्था थी जो अंग्रेजों ने किया। आज हम देखेंगे भू राजस्व वसूली की प्रणालियाँ। तो भू राजस्व वसूली की प्रणालियाँ को याद रखने योग्य नए शब्दों में मैंने जाना, जैसे उसमें इजारदारी प्रणाली, इसको यह प्रणाली वारिस श्रेष्ठी के कार्यकाल में आरंभ की गई और इसे नीलामी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इजारदारी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई कुछ भ्रांतियों को दूर करने के लिए किया। इसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था, यह रैयतवाड़ी प्रणाली को कप्तान अलेक्जेंडर रीड ने एक छोटे पैमाने पर प्रयोग के तौर पर क्षेत्रों में प्रारंभ किया था और वह क्षेत्र था प्रेसिडेंसी शहर मुंबई और मद्रास। इसी प्रकार और भी भिन्न प्रकार की व्यवस्था भारत में शुरू की गई, जैसे मालवाड़ी व्यवस्था। इस समय कंपनी का प्रशासन संबंधी खर्चों के लिए अधिकाधिक धन की आवश्यकता थी और कंपनी के अधिकांश अधिकारी भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन को आवश्यक मानते। यह बात आप समझना चाहिए कि अंग्रेजों को सिर्फ पैसा कमाना था और अधिक पैसा कमाना था, इसलिए जिस व्यवस्था से, जिस सिस्टम से, जिस तौर तरीके से वो अधिक पैसा कमा सके ऐसी व्यवस्थाओं को वह परिवर्तन करते रहा और इसी का परिणाम हुआ कि भिन्न भिन्न प्रकार की रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, अन्य प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाओं को, कर वसूलने की व्यवस्थाओं को लागू किया। अब हम देखेंगे इस भू राजस्व प्रणालियों का प्रभाव। भू राजस्व प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा इसको देखेंगे, इसको हम समझेंगे इसका क्या प्रभाव पड़ा। भू राजस्व प्रणालियों का प्रभाव देखेंगे। भू राजस्व प्रणालियों अब हम देखते हैं भू राजस्व प्रणालियों के प्रभाव। इसके प्रभाव को हम देखेंगे तो हमको ये महसूस हो जाएगा। भू राजस्व प्रणालियों के प्रभाव को देखते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ा और इसको देख करके बात समझ में हमको आ जाएगी। जैसे इसमें भू राजस्व वसूली की सभी प्रणालियां अत्यधिक दमनात्मक थी, कष्टदायक थी। भारतीय किसानों की परेशानियां बढ़ते जा रही थी, इसलिए भारतीय किसान सभी व्यवस्थाओं से बहुत व्याकुल थे। अस्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों का ऐसा वर्ग उत्पन्न कर दिया जिससे कृषक वर्ग का बर्बाद कर दिया। भू अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू होने से भारतीय किसानों की बर्बादी हो गई, भारतीय किसान बिखर गए। जमींदारों ने भूमि के विकास में कोई अभिरुचि नहीं ली। जमींदारों को तो सिर्फ अधिक से अधिक कर वसूल करके अंग्रेजों को देना था और सिर्फ अंग्रेजों को ही नहीं देना था, उस कर को वसूलने में कुछ अपनी भी लाभ थे, जिस लाभ को वो बढ़ा चढ़ा के कर के रूप में लिया करता था। किसानों द्वारा अदा किए जाने वाला लगभग निश्चित नहीं था, कर निश्चित नहीं था, जमींदारों के ऊपर निर्भर था।
वह अपने मनमाने ढंग से वह जब जितना मन होता था बढ़ा देता था। किसान को इसका कोई अंदाजा नहीं होता था कि हमको कब कितना कर देना होगा, इसलिए किसानों की दुर्दशा इसीलिए बढ़ती जा रही थी। इसके बाद है, किसान को हमेशा जमीन से बेदखल होने का डर रहता था। किसानों को हमेशा जमींदारों के द्वारा यह डराया धमकाया जाता था कि आप समय से अपना कर नहीं देंगे तो आपको जमीन से बेदखल कर दिए जाएंगे। इसलिए किसान चिंतित रहा करते थे और परेशान होकर के मजबूरी में घाटा लग जाते थे, कर्ज लेकर खेती करना होता था, कोई लाभ नहीं था, फिर भी मजबूर होकर के खेती करनी होती थी। इसके अलावा उसका कोई विकल्प नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई फरियाद करने वाला नहीं था। इसलिए मजबूरी में क्या नहीं कर कहा जाता है कि मजबूर व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। इसी प्रकार मजबूर वह किसान और मजदूर परेशान होकर के वह अंग्रेजों के चंगुल में फंसे थे, जमींदारों के चंगुल में फंसे थे, जिस मजदूरी का लाभ ये अंग्रेज और ये जमींदार लोग उठा रहे थे। लेकिन मजबूरी और मजदूरों की परेशानी को कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए इस खेती को कर रहे थे और दिन प्रतिदिन इन प्रणालियों के माध्यम से, इस तौर तरीकों के माध्यम से किसानों की परेशानियाँ और बढ़ती जा रही थी, उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी और आगे उसकी समस्या और बढ़ती जा रही थी। इसलिए हमने इस पाठ में किसानों की परेशानी, मजबूरी और अन्य प्रकार की समस्याओं को अंग्रेजों के द्वारा भिन्न प्रकार के कर सुनने की प्रक्रियाओं के विषय में आज हमने पढ़ा। अब फिर आगे जब पढ़ेंगे, जो इसमें बात बताई गई है उसको ध्यान से पढ़ेंगे और फिर आगे तैयार होकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही।